नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध के प्रश्न और जो अभ्यास प्रश्न है अर्थव्यवस्था के, ये तीनों प्रमुख पार्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी से। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया? तो आपका सीधा जवाब होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। और एक बात और याद रखिएगा, इस 101वें संविधान संशोधन अधिनियम को 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित किया गया था। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये जो वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी है, ये किस प्रकार की कर प्रणाली है? तो आपका जवाब होगा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जाएगा कि पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर को कब प्रभावी किया गया? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी को प्रभावी किया गया। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अभी हमने चर्चा किया, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसमें जितने पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर हैं उनको एक जगह सम्मिलित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिकोण से जीएसटी के कितने घटक हैं? तो याद रखिएगा, यदि हम भारतीय संघीय ढांचे की बात करें तो जीएसटी के 2 घटक हैं। पहला है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा है स्टेट जीएसटी। याद रखिएगा, किसी भी राज्य क्षेत्र में जो लेन देन होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला पर वस्तु एवं सेवा कर लगाते हैं, और जो सीजीएसटी होता है वो केंद्र लगाता है और कर का संग्रह भी वही करता है, जबकि राज्य एसजीएसटी लगाती है और उसका संग्रहण करती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो वस्तुओं और सेवाओं पर जो अंतरराज्यीय व्यापार पर जो कर लगता है उसको क्या कहा जाता है और इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका जवाब होगा वस्तु एवं सेवाओं के अंतरराज्यीय व्यापार पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजीएसटी कहा जाता है, लगाया जाता है। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 269 ए के सब क्लॉज 1 में किया गया है। यानी अगर इसको संक्षिप्त में समराइज कर दिया जाए तो जो आईजीएसटी है यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, ये अंतरराज्यीय व्यापार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 269 ए के सब क्लॉज 1 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो आईजीएसटी है ये किसके योग के बराबर होता है? तो याद रखिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होता है। याद रखिएगा, इसे केंद्र लगाता और संग्रहित करता है और यह केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। याद रखेंगे आईजीएसटी के बारे में इतना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जीएसटी में कौन से कर शामिल हैं? तो याद रखिएगा, केंद्रीय कर के तौर पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर। केंद्रीय कर में चौथा है अतिरिक्त सीमा शुल्क, पांचवा है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और छठवां है अधिभार एवं उपकर। ये 6 जो कर हैं वो केंद्रीय कर के तहत आते हैं जो जीएसटी में शामिल हैं। अगर हम बात करें राज्य कर की, तो राज्य कर में पहला है राज्य मूल्य संवर्धन कर, जिसको वैट के नाम से जानते हैं, बिक्री कर। दूसरा है मनोरंजन कर, मनोरंजन कर में स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर। तीसरा है केंद्रीय बिक्री कर, केंद्र द्वारा आरोपित और राज्यों के द्वारा संग्रहित। राज्य कर में चौथा है चुंगी एवं प्रवेश कर, पांचवां है क्रय कर, छठवां है विलासिता कर और राज्य कर में सातवां कर है लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर लगने वाला कर। ये केंद्र और राज्य के जो कर हैं ये जीएसटी में शामिल कर हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है क्षतिपूर्ति के संदर्भ में। पूछा गया कि जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसकी किस धारा में जीएसटी के लागू होने के कारण राज्यों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के संदर्भ में प्रावधान किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 18 के तहत जीएसटी लागू होने से जो राज्यों को राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का प्रावधान किया गया है। और याद रखिएगा, इस प्रावधान के अनुसार जीएसटी की वजह से हुए राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्यों को केंद्र द्वारा 5 वर्ष तक किया जाएगा। याद रखिएगा,
ये जो क्षतिपूर्ति हेतु जो आधार वर्ष है वो 2015-16 है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है जीएसटी परिषद। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी परिषद कहते हैं, इसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 ए जोड़कर उसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। यानी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो अनुच्छेद 279 ए में यानी 279 ए में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और संविधान में जो 279 ए जोड़ा गया ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इतनी बात आप याद रखेंगे, यहां से प्रश्न पूछा भी गया है। और एक बात और याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अधिनियम के लागू होने की तिथि से 60 दिन के भीतर आदेश द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करेंगे। ये ड्यूरेशन भी याद रखेंगे, 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अनुपालन में कब जीएसटी परिषद का गठन को अधिसूचित किया गया, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन को अधिसूचित किया गया। यदि पूछा जाए कि जीएसटी परिषद का सचिवालय कहां पर है, तो आपका जवाब होगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा, जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। अगला, यदि हम बात करें जीएसटी परिषद की संरचना पर, तो इसमें अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष के तौर पर सदस्यों में से ही कोई एक परिषद द्वारा विनिश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। यानी जो सदस्य हैं उनमें से ही कोई एक परिषद द्वारा जो विनिश्चित अवधि है उसके लिए उपाध्यक्ष चुना जाएगा। यदि हम बात करें जीएसटी परिषद के सदस्य की, तो इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जो राजस्व एवं वित्त प्रभार के हैं, साथ ही साथ राज्यों के वित्त मंत्री या कर मंत्री या वे जिन्हें राज्य नामित करे, यानी कि सदस्य के तौर पर राज्यों के वित्त या कर मंत्री होंगे या वो राज्य जिस मंत्री को नामित कर दे वो जीएसटी परिषद के सदस्य के तौर पर मनोनीत होगा। यदि हम बात करें वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी की दरों का, तो याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को 5 भागों में बांटकर अति अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं पर कर की छूट दी गई है। शेष वस्तु एवं सेवा वर्गों हेतु 5%, 12%, 18% और 28% तक कर लगाने का प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे इस बात को। अगला देखिए, यानी कितने प्रकार के कर? 5, 12, 18 और 28%। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत कितने रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात याद रखना होगा, पहले ये 40 लाख की जगह पर 20 लाख का क्राइटेरिया था, अब इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि 40 लाख रुपए से अधिक और 1.5 करोड़ से कम अगर वार्षिक टर्नओवर है किसी कारोबारी का, तो उस व्यापारी या उद्यमी को कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किया गया है। यानी अगर मैं इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछूं कि जीएसटी परिषद के द्वारा कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान किस क्राइटेरिया के व्यापारी या उद्यमियों के लिए किया गया है, तो आपका सीधा जवाब होगा इसके तहत, यानी कंपोजिशन स्कीम के तहत वे कारोबारी आएंगे जिनका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से अधिक और 1.5 करोड़ रुपए से कम है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है विविध से संबंधित प्रश्न, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध के प्रश्न है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि की माप के लिए किसे लिया जाता है, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक समृद्धि के माप के लिए लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और कब किया था, तो आपका सीधा जवाब होगा सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन 1867-68 में किया था। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार पूछा जा चुका है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आपका सीधा जवाब होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात एनएसओ के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जो आर्थिक समीक्षा
2021-22 जारी की गई, इसके अनुसार 2019-20 में सकल घरेलू बचत जीडीपी का कितना प्रतिशत थी? तो आपका जवाब क्या होगा कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में सकल घरेलू बचत जीडीपी का 31.4% थी। यदि बात की जाए कि इसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था, तो आपका जवाब होगा 19.6%। यदि पूछा जाए कि निजी निगम क्षेत्र का योगदान, तो आपका जवाब होगा 10.7% और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 1.1% था। यहां पर आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात हुई है, इसलिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। याद रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2022 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया था। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है या जो आर्थिक समीक्षा है, इसे केंद्रीय बजट से पहले संसद में पेश किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति पेश की जा सके और जो नीतिगत नुक्से हैं उसको सुझाया जा सके, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया जाता है। यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है आर्थिक सर्वेक्षण से। यदि आपसे पूछा जाए कि जो बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण है, ये किसके नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया था, तो याद रखिएगा उस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए संजीव सान्याल साहब थे। उनके नेतृत्व वाली टीम ने आर्थिक सर्वेक्षण ये तैयार किया था। और उसके बाद आपको पता है कि नए सीईए के तौर पर वी अनंत नागेश्वरन साहब को नियुक्त किया गया। यानी ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखिए, पूछा जा रहा है, ये जो अतिरिक्त फैक्ट्स बताए गए हैं इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला है, पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल जीवीए में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, तो आपका जवाब होगा 18.8%। यदि उद्योग क्षेत्र का पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 28.2% और सेवा क्षेत्र का योगदान पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 53%। याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक बार और इसको रिपीट कर दे रहा हूं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान था, उसमें कुल जीवीए में जो कृषि का योगदान था वो 18.8%, उद्योग का 28.2% और सेवा क्षेत्र का 53% योगदान था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किसने किया था, यानी हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांकीय संक्रमण की 3 चरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। याद रखिएगा, जननांकीय संक्रमण की जो 3 चरण है उसमें जो सबसे पहला चरण है, इसमें जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। यानी पहले चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है। यदि हम बात करें जननांकीय संक्रमण के द्वितीय चरण की, तो इसमें जन्म दर उच्च होती है और मृत्यु दर कमी आती है। और यदि बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में निम्न जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर होता है। यह बात याद रखेंगे, यह पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है, तो याद रखिएगा जीडीपी वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। और यदि बात की जाए 2022-23 के लिए यह दर कितना अनुमानित है, तो याद रखिएगा 8 से 8.5% पूर्वानुमानित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान किस क्षेत्र का है, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में किस क्षेत्र का अंश बढ़ता है, तो याद रखिएगा जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है और यह तृतीयक क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक कौन सा देश मानता है, तो याद रखिएगा भूटान सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक मानता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDP कहते हैं,
इसका प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? तो आपका सीधा जवाब होगा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीपी का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर क्या हो रहा है? तो याद रखिएगा, भारत में सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम हो रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो याद रखिएगा, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक लाइन में बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात और निर्यात बंद होते हैं। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखिए, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, यहां पर विकल्प बी देखिए, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिए, पूछ रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चय किया था। तो अभी आपने पढ़ा है विविध के प्रश्न में कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। यहां पर एक फैक्ट और आपको पता चला कि उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए का आकलन किया था। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो आपका सही जवाब होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। यदि बात की जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो याद रखिएगा, इसके 1961 से 65 के दौरान कृषि उत्पादन की जो ग्रोथ रेट थी यानी वृद्धि दर थी, वो कितनी थी? -1% दर्ज की गई थी। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया भी है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत में जो फसल बीमा के लिए पहला प्रयास किया गया था वो अभी आपने पढ़ा 1985 में, पूरी डेट है 1 अप्रैल 1985 को। और किस फसल के दौरान? तो याद रखिएगा, खरीफ फसल के दौरान, जब भारत सरकार के द्वारा एक व्यापक फसल बीमा योजना यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCIS कहा जाता है, इसका शुभारंभ किया गया था। यह पूरी बात आपको याद होनी चाहिए। अगला है प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी, 1992 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था वह संख्या क्या है? यानी अगर इस प्रश्न को और मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी सही हो जाएगा, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया था। यानी 6वें प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी, 15। अगला देखिए, पूछ रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। यानी प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा विकल्प ए, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग को। और इसीलिए इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यह भी बात याद रखिएगा। याद करिए, जब आप हरित क्रांति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा पंतनगर को। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा विकल्प ए, भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का आरंभ 1966 से माना जाता है
और भारत में कृषि क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये आप पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, श्वेत क्रांति की गति को तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे और ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, तो आपका जवाब होगा 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया, यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा विकल्प सी 1998-99 में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो वर्ष 1998-99 में प्रारंभ की गई, इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपका जवाब होगा बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, जिससे वो खेती और जरूरत की जो उपकरण है उनको खरीद सके और उनको खरीदने के लिए उनके पास वित्तीय सहायता मिल पाए। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारंभ किया गया। कई बार ये प्रश्न देखिए, इसको ये मत समझिएगा कि ये व्याख्या मेरे लिए यूजलेस है। देखिए, एक बार प्रश्न बना और उस प्रश्न में पूछा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने का उद्देश्य क्या था, और 4 ऑप्शन दिए गए थे और सभी किसानों से ही कोरिलेट थे, और उसमें एक ऑप्शन दिया था कि खेती एवं जरूरत के उपकरणों की खरीद के लिए, और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसलिए चीजों को समझना आवश्यक है, तभी आप जो रिपीटेड प्रश्न से कोरिलेट कर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको उस प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 1989 यानी 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, तो आपका जवाब होगा सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। याद रखिएगा, सितंबर 2014, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा, भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य, विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में एक पहचान दिलाना, यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था, जिसे सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है, तो याद रखिएगा कुटीर उद्योग, यानी प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, कुटीर उद्योग। और यदि पूछा जाए कि भारत में कुटीर उद्योग में कौन, तो याद रखिएगा भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नवरत्न का विचार संबंधित है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से नवरत्न का संबंध है, यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा है इसको तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है वो वित्त मंत्रालय का है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो बजट पूर्व वार्षिक सर्वेक्षण या जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार की गई थी, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया था। ये भी बात याद रखेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के संदर्भ में। जब भी प्रश्न करिए तो उसको करंट से कोरिलेट कर लीजिए, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का जो योजना आयोग है ये कैसी संस्था है, तो याद रखिए इस पे चर्चा हुई थी। भारत का जो योजना आयोग है ये एक सलाहकार संस्था है, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। एक योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी। यदि आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। ये एक संविधानेतर
परामर्शदात्री निकाय है। अभी आपने विकल्प में ये देखा कि ये परामर्शदात्री निकाय है। यहां शब्द का प्रयोग है संविधानेतर, यानी संविधान के इतर, यानी संविधान के किसी अनुच्छेद में योजना आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। अगला देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसी तारीख अर्थात 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। यह भी बात याद रखेंगे, 1 जनवरी 2015 से। और इसके उपाध्यक्ष का नाम यहां पर राजीव कुमार दिया है, इसको करंट से अपडेट कर लीजिएगा। सुमन बेरी साहब नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हो गए हैं। राजीव कुमार साहब ने इस्तीफा दे दिया है, ये अपडेट कर लीजिए। यहां एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा? इन 4 विकल्पों में आपका सही जवाब होगा अमिताभ कांत, यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए अमिताभ कांत। लेकिन यहां पर अपडेट कर लीजिए, वर्तमान समय में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर साहब हैं। और अभी हमने आपको बताया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गए हैं? सुमन बेरी। ये दोनों बातें याद रखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी साहब और नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है, तो आपका यहां पर सही जवाब होगा SIDBI, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। सिडबी मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा, सिडबी। याद रखिएगा, कई बार सिडबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म ही बता रहा है कि यह लघु उद्योगों के संबंध में काम करता है। यदि पूछा जाए कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 1990 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा विकल्प बी। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात इसकी जो वर्तमान में शाखा है वो 22,000 से अधिक शाखा है और इसकी ATM की संख्या 60,000 से अधिक है। ठीक है, यहां पर आपको बस एक मोटी बात याद रखनी है कि भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा? 1935 में, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा विकल्प सी। आप सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यानी विकल्प यहां पर सी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, RBI से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह पूरी बात याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और याद रखिएगा, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और यदि पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तब आपका जवाब होगा 1949 में, यानी 1949 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला देखिए, और यदि पूछा जाए कि ये जो वैश्वीकरण शब्द है इसका उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा कब किया गया, तो याद रखिएगा, वर्ष 1980 से अर्थशास्त्रियों के द्वारा वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। अगला प्रश्न, पूछ रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, इसे उदारीकरण कहा जाता है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। 22 का सी आंसर सही हो जाएगा, उदारीकरण। अगला देखिए, पूछ रहा है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, तो अभी चर्चा हुई है। वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से, अर्थात दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प यहां पर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा विकल्प बी, श्वेत क्रांति। याद रखिएगा, इस कार्य के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में और पद्म विभूषण 1999 में इन्हें प्राप्त हुआ। अगला देखिए,
पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आप सभी जानते हैं कि कपास, जूट और गन्ना ये भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। यानी प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा विकल्प बी, कपास, जूट और गन्ना। याद रखिएगा, वाणिज्यिक फसलों में कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू आती है, जबकि रोपण फसलों में चाय, कॉफी, नारियल और रबर आता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के समय करों की दरों में क्या होगा। तो याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के समय करों की दरों में वृद्धि होगी। यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा विकल्प ए। इसके एक्सप्लेनेशन में भी दे रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान करों की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे जो मुद्रा की तरलता है वो समाज में कम हो सके। मुद्रास्फीति को जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उस समय डिटेल में इसको चर्चा किया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए, पहला ही विकल्प पांचवी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक दे रहा है, ये गलत है। याद रखिएगा, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 तक थी। ठीक है, यानी 1974 से 1979 तक चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। यहां पर प्रश्न संख्या 26 का विकल्प ए आंसर हो जाएगा। ये युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों युग्म सुमेलित हैं, याद रखेंगे आप। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो लक्षित वृद्धि थी वो 4.4% थी, जबकि जो हासिल वृद्धि हुई वो 4.8% हुई। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास था। यदि मैं आपसे पूछूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी तो आपका सीधा जवाब होगा 2012 से 2017 तक। अगला प्रश्न देखिए, यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है, पूछ रहा है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता था। तो आपका सीधा जवाब क्या होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है। यानी प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। यहां याद रखिएगा, योजना अंग्रेजी एवं भारत के अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका है और इस पत्रिका का प्रकाशन प्रश्न में पूछा गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इस पर चर्चा हुई थी, यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं और जो अन्य करेंसी नोट हैं उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड की है उनको याद होगा, जब मैं अर्थशास्त्र के विकास को की क्लास ले रहा था तो उस समय मैंने ये अतिरिक्त फैक्ट्स के तौर पे आपको बताया था कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। और याद करिए, मैंने आपको कहा था कि एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इस पुस्तक में, जिसको मैंने आपको बाद में बताया कि 1776 में ये पुस्तक आई, इसमें अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को कहा था। देखिए, आज ये बात प्रश्न के तौर पर यहां पर आई, इसलिए मैं कहता हूं जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स बताए जाएं उसको आप जरूर अलग से नोट डाउन कर लें। यहां पर एक बात और याद रखिए, मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। यानी प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। अभी आपने इसको पढ़ा भी है, यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये भारत में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है और इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना, यह प्रधानमंत्री जनधन योजना का मूल उद्देश्य है। जो प्रश्न में पूछा गया कि इस योजना की का शुभारंभ कब हुआ, तो याद रखिएगा यहां पर 2 फैक्ट आपको याद रखने होंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा विकल्प डी, निजीकरण। एक बात और याद रखिएगा,
ये जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है, इस हेतु एक नीतिगत ढांचा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनसीएमपी। एनसीएमपी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यदि धन अर्थात मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जब ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में आ जाए कि मुद्रा बहुतायत हो जाए, यानी उसकी अधिक संख्या हो जाए, और माल सीमित अर्थात कम हो, तो उसे मांग जनित स्फीति कहा जाता है। इंग्लिश में से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है, जो विकल्प में मुद्रास्फीति दिया गया था, याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, यहां पर दिया है बैंकों द्वारा वनों का विकास, नहीं। बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त देना, यह भी नहीं है। बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त देना, यह भी नहीं। यानी ग्रीन बैंकिंग ये नहीं है। ग्रीन बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकों में तकनीकी के माध्यम से काम करना, यानी जो पेपर वर्क है उसके इस्तेमाल को कम करना, ताकि हम इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को सेव कर सकें, इसको कहा जाता है ग्रीन बैंकिंग, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहां, ठीक है। अगला देखिए, दिया भी है एक्सप्लेनेशन में, ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य बैंक में तकनीकी माध्यम से कागजातों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध करना। हतोत्साहित का मतलब कि बैंकों में जो कागजों का इस्तेमाल है उसको कम से कम करना, ताकि पर्यावरण को सेव किया जा सके। अगला देखिए, पूछ रहा है कि FAO का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। आप इस बात को कई बार पढ़ चुके हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI के द्वारा मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन किया जाता है। यानी प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। आप RBI के कार्य पढ़ चुके हैं। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अभ्यास प्रश्न है वो यहां पर कंप्लीट हो गए। आप सभी रेगुलर क्लास जो भी दी जा रही हैं उसको करते जाएं। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स की क्लासेस पहले ही दी जा चुकी हैं, 15 जुलाई 2022 तक घटनासार से करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जा चुका है, उसको कंप्लीट कर लें। उत्तर प्रदेश स्पेशल घटना चक्र का जो तथ्यसार आता है उससे कंप्लीट कराया जा चुका है, आप उसे भी कंप्लीट कर लें। जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स हैं उन्हें टेलीग्राम ग्रुप पर PDF के रूप में दिया जा रहा है। सामान्य जागरूकता के जो भी संपूर्ण पार्ट थे उसको PDF के फॉर्म में दिया जा चुका है, आप वहां से उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। आप सभी को पता है कि पेट में अच्छे मार्क्स ही आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में बैठने का अवसर देंगे, इसलिए आप इसको किसी भी एग्जाम से कम न देखें, क्योंकि आप आगे परीक्षाओं में तभी बैठ पाएंगे जब आपका पेट में अच्छा मार्क्स होगा, आप उसकी मेरिट में आ पाएंगे। इसलिए आप इसको गंभीरता से लें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।